विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। नमस्कार, न्यूज फर्स्ट चैनल की ओर से। अभी शीत ऋतु शुरू हो गई है, ठंडी काफ़ी विदर्भ में बढ़ गई है। अभी शीत अधिवेशन भी दिसंबर माह में होने वाला है। करीब 10 दिन का यह अधिवेशन रहेगा और उसमें बहुत सारे मुद्दे विदर्भ विकास से लेकर महाराष्ट्र के रहेंगे। चुनाव भी शुरू हो गए हैं, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जिला परिषद इनके चुनाव होने हैं, लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल के चुनाव की तिथियां आ गई है और अधिकांश लोग चुनाव में सक्रिय हो गए हैं। आज जो विकास विदर्भ का हम चाहते हैं, हमने 1 साल से करीब आपके सामने विदर्भ के विकास के बारे में चर्चाएं की है और देखा गया है कि विदर्भ में काफ़ी उद्योग आने वाले हैं। लोगों ने अपनी डिमांड रखी है, लेकिन स्टील इंडस्ट्रीज में इस तरह की गिरावट है कि 5 साल में जो निम्न स्तर के रेट है वो रेट यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए अभी तक उनका जो आगे प्रोग्रेस है वो नहीं हो पा रहा है। उम्मीद है वो प्रोग्रेस भी शुरू होगा। इसके लिए हमारा महाराष्ट्र शासन और केंद्रीय सरकार से अनुरोध है कि जब चाइना 1000 मिलियन टन के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा है और हम 150 मिलियन के आसपास कर रहे हैं और वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर हैं, तो चाइना जिस तरह से इंपोर्ट कर रहा है तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी पॉलिसी को इतना सशक्त बनाएं कि चाइना से जो इंपोर्ट होकर हमारे पास माल आ रहा है वहाँ पर कुछ ड्यूटी वहाँ बढ़ानी चाहिए। स्टेनलेस स्टील बहुत प्रोडक्शन नीचे स्तर पर आ गया है और दूसरी तरफ देखा जाए तो स्टील के भाव भी जो कोरोना के समय में थे वो रेट यहाँ पर आ चुके हैं। तो उसके देखते हुए आज जो स्तर है वो ऐसा नहीं कर पा रहा है कि स्टील उद्योजक जो आना चाहते हैं वो मन से अच्छी तरह से अपना यहाँ पर काम कर सकें। सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि विकास तभी संभव है जब उसका उचित मूल्य मिले, और जब उचित मूल्य नहीं मिलता है तो उसमें सरकार ने ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए कि जो आत्मनिर्भर भारत के लिए अनुकूल हो और उस अनुकूलता से हम आगे बढ़ सकें। आज देखा गया है कि हमने पिछले बार भी चर्चा की कि नागपुर में पोल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ गया है और WHO के मानक से वो 9 गुना हो गया है और पुणे और मुंबई को भी सरपास कर गया है। चंद्रपुर तो उससे बुरे हाल है। आज नागपुर में तो सिर्फ खापरखेड़ा और कुराड़ी में पावर स्टेशन है, बाकी जगह तो पावर स्टेशन इतने हैं नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी नागपुर में इतना पोल्यूशन का लेवल स्तर बढ़ता है तो एक चिंता का विषय है। सबसे बड़ा उसका विषय है कि जो वासरी का कोयला उपयोग हो रहा है उसमें जो मिलावटी तत्व मिलाए जाते हैं वह कभी जलता नहीं है, हवा में उसके छोटे छोटे पार्टिकल तैरते रहते हैं, तो वह कहानी ऐसी हो जाती है, तिरुपति लड्डू जैसी हो जाती है कि हम चाहते हैं कि भगवान का प्रसाद शुद्ध मिले, लेकिन जो मिलावट की गई 5 साल में वहाँ पर गाय की चर्बी खिलाई गई, वैसा ही वह वातावरण कोलवासरी यहाँ पर कर रही है। हम कोलवासरी को उस तरह से देखते हैं कि स्वच्छ कोयला पावर स्टेशन को मिलेगा। इसके बारे में सरकार ने देखना चाहिए कि किस तरह का कोयला पावर स्टेशन को दिया जा रहा है और उसके लिए चंद्रपुर, अमरावती, नागपुर जैसे शहरों का अगर स्वास्थ्य पर फर्क आता है तो बहुत चिंतनीय विषय हो जाता है। अभी हमने एक रिपोर्ट देखी, नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसने कहा है कि इस सर्दियों में विशेषतः इसका चेस्ट पे बड़ा फर्क पड़ता है
दमे की बीमारियां बढ़ जाती है, स्किन की बीमारियां बढ़ जाती है, हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। तो सरकार ने सभी को निर्देश दिया है, 33 पेज का एक केंद्र सरकार ने सभी स्टेट को यह निर्देश जारी किए हैं कि अपने कम्युनिटी सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो क्लिनिक बनाई जाए और आशा या अन्य संस्थाओं के द्वारा वहाँ पर ये देखा जाए, उस पर मॉनिटरिंग की जाए। तो अगर देखा जाए तो जब सरकार इतनी सचेत है केंद्रीय, तो हमारे राज्य सरकार क्यों नहीं सचेत है? आज जिस तरह से कोयले का उपयोग पावर स्टेशन में किया जा रहा है, उससे लगता है कि यहाँ के लोगों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ कर रही है। और दूसरे बिजली की जो दरें बढ़ रही है उसमें भी इस तरह से बढ़ रही है कि क्योंकि वहाँ पर कोयला जा नहीं रहा, वहाँ का कुछ ऐसी मिलावटी चीज़ें जा रही जो जलती नहीं है और उसका भार आम लोगों पर पड़ता है। आज हम मोदी जी की सरकार का गुणगान करते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर भी अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देश का जो विकास हम सोच रहे हैं वो विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि इस स्तर को रोकने के लिए सरकार ने शीघ्र ही कदम उठाने चाहिए। और एमएसएमई की अपूर्व चंद्रा की जो रिपोर्ट आई है कि एक्सपोर्ट के अंतर्गत भारत शासन ने क्या क्या करना चाहिए, लेकिन उस रिपोर्ट में जब पढ़ने पे ही आया कि वहाँ पर जो बिजली की दरें 12% के आसपास कॉस्ट में रहती है, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि ड्यूटी एग्जेम्पशन देना चाहिए, लेकिन बिजली की दरें कम करना ही उचित होगा, क्योंकि जब बाजू के राज्यों में बिजली की दरें काफ़ी कम है। तमिलनाडु में देखा जाए तो हमारे जो पास में राज्य नहीं, लेकिन लास्ट में भारत के राज्य है, वहाँ पर बिजली की दरें बहुत कम है। तो अगर बिजली की दरें कम होती है तो उसका निस्संदेह फ़ायदा होता है और एमएसएमई बड़े उद्योग भी उसका फ़ायदा लेके आगे बढ़ सकते हैं। उसका कॉस्टिंग में बहुत बड़ा जो है एक कहा तो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सरकार ने 50,000 करोड़ की कोल गैसिफिकेशन के लिए और से इंसेंटिव दिए हैं। तो इस तरह के कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट आते हैं तो उसका फ़ायदा विदर्भ को सबसे ज़्यादा होगा। हमारे इधर नागपुर में और यवतमाल, वर्धा, चंद्रपुर में काफ़ी कोयला माइंस है, और जहाँ पर जब जैसे चंद्रपुर और यवतमाल में किसान अगर अच्छे पैदावार नहीं मिलती तो सुसाइड करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर फसलें अच्छी हो और वहाँ पर उचित मुआवजा मिलता है कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के द्वारा, तो उसका फ़ायदा किसान को निस्संदेह होगा और उसको रोज़गार के भी अवसर मिलेंगे। हमने अभी जानकारी ली कि पश्चिम महाराष्ट्र में जो ज़मीन के दर किसानों को मिलते हैं वो 15 से 60 लाख के आसपास आता है, 15 लाख से 60 लाख, और विदर्भ में वही रेट है करीब 5 लाख से 12.5 लाख रुपए। यानी इतना बड़ा फर्क। विदर्भ में इतनी सभी चीज़ें होने के बावजूद यहाँ पर पानी उपलब्ध है, यहाँ की ज़मीन अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, फसल भी यहाँ पर लगाई जाती है, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में जब लैंड के रेट दिखे जाते हैं तो उसका विकास किस तरह से बढ़ रहा है और हमारा विकास क्यों नहीं बढ़ रहा है। जब हम कहते हैं कि हमारा देश किसानों का देश है और जो सरकारें होती किसानों की होती है, तो जब इतनी रेट में फ़र्क आते हैं, यहाँ पे पैदावार भी किसानों को नहीं मिलता, इसका मतलब हमारे राजनीतिक लोगों का आज तक इस ओर लक्ष्य नहीं गया है। मुझे हमारे गडकरी साहब और हमारे देवेंद्र फडणवीस जो सीएम हैं, उनसे अनुरोध है कि आप किसानों की इस तरह से इनकम को मजबूत करें कि वे उद्योगों के लिए पूरक हो सके, और जो उनकी फसलें होती हैं, सोयाबीन है, कॉटन है, चावल है और जो अन्य फसल है, उससे अच्छा मुआवजा, उनसे अच्छी उनकी रकम मिले और इससे विदर्भ का विकास सुचारू रूप से हो सके। हम ये सब चीज़ें चाहते हैं क्योंकि आज जो विदर्भ पिछड़ा हुआ है, इतने मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज विदर्भ प्रगति की ओर नहीं जा सका। अभी हमें 2.5 साल में जो अनुमान लग रहा है प्रगति का, वही अनुमान खेती की तरफ भी आना चाहिए, किसानों को अच्छे भाव मिलने चाहिए और वहाँ से अच्छी लागत मिले तो आज किसान खुशहाल हो सकता है। हमने कई बार कहा कि ज़मीन के जो नीचे दर है उसमें कहीं ना कोई ऐसी साजिश है कि वो किसान मजबूर होकर या आत्महत्या कर अपनी ज़मीन बेचने पर बाध्य हो जाए, और यहाँ के जो कुछ लोग जो है इस क्षेत्र में मंजे हुए हैं वो ज़मीनों को लेकर उसका आगा फ़ायदा उठाते रहे। लेकिन सरकार को इसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है कि आज जो कुछ किसानों के लिए हम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, किसानों को अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे। आज जो अतिवृष्टि में किसानों के फसल में बहुत नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार ने इसमें उचित काम करना बहुत जरूरी है। किसान किस तरह से उठ सके, विदर्भ किस तरह से आगे जा सके, ये हमें बहुत सोचना जरूरी है।
आज गडकरी जी का एडवांटेज विदर्भ फरवरी में होने जा रहा है। हमें उम्मीद है गडकरी जी का एडवांटेज विदर्भ को नई दिशा मिलेगी और जो उद्योग है वो आएंगे। उसमें जो जिले के स्तर पर गडकरी जी ने अनुरोध लोगों से ये अपील की थी कि हम जिले का भी विकास करेंगे। वो विदर्भ के सशक्त नेता है। हमें उम्मीद है नागपुर ही नहीं, पूरे जिले के जो विदर्भ हैं उनका विकास गडकरी जी द्वारा होगा। अभी हिंगणा के भी यहाँ पर दिवाली मिलन किया गया, वहाँ पर लोग आए। यहीं पर लोग उम्मीद करते हैं कि विदर्भ का जो उद्योजक है मुंबई और पुणे नासिक तरह सक्षम हो और ऊपर उठ सके। हम पुनः आपसे अगले अपनी न्यूज़ चैनल पर अगले इस पर हम पुनः आपसे मिलेंगे और कई हमारे जो विषय है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब अधिवेशन नज़दीक आ रहा है। बहुत सारे विषय अधिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर जरूर चर्चा होगी। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।